Hello everyone, welcome to Digital Classes by NG. In this video, I am sharing you economics important topic and the topic is law of demand. ठीक है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, इसको डिस्कस करेंगे और अगर आप इसका डायग्राम या फिर आप इसका मॉडल एज अ प्रेजेंटेशन के रूप में शो करना चाहते हैं तो आप कैसे इसका मॉडल भी बनाएंगे. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट इट दिस वीडियो. ओके, सो फर्स्ट हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. देखिए, टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ डिमांड. आपको पता है कि इफ यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट, इफ यू आर एनी काइंड ऑफ स्टूडेंट्स रिलेटेड टू योर अकाउंटिंग, ठीक है, सो आपके में ये लॉ ऑफ डिमांड जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आता है. सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, ये प्रिंसिपल दिया किसने था. सो लॉ ऑफ डिमांड का जो प्रिंसिपल है वो किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था. ठीक है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अल्फ्रेड मार्शल की बुक का नाम क्या है. तो जो अल्फ्रेड मार्शल है उनकी बुक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स. ठीक है, ऐसे ही एक क्वेश्चन आता है कि एडम स्मिथ की बुक का क्या नाम है. तो एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ये उनकी बुक का नाम है. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है. देखिए, इसमें डेफिनेशन है, इट्स अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट व्हिच शोज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी. हल्का सा मेरा मार्कर की इंक खत्म हो गई है तो आज आप एडजस्ट कर लीजिएगा. ठीक है, कल थोड़ा सा आपको ये और डार्क मिल जाएगा. देखिए, इसमें लिखा है, इट्स अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट व्हिच शोज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, मतलब डिमांड. यहां पे क्या होता है कि जो आपका लॉ ऑफ डिमांड है बेसिकली, ठीक है, ये एक इनवर्सली रिलेशनशिप होता है. किसके किसके बीच में? प्राइस के बीच में और डिमांड के बीच में. ठीक है, और नोट में मैंने लिखा है, दिस लॉ इज एक्सप्लेन्ड बाय अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो ये आपको पता चल गया कि प्रिंसिपल किसने दिया है और उनकी बुक का नाम क्या है. ये भी एक अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला कि इस मार्कर का प्राइस जो है वो 2 रुपए है. ठीक है, इस मार्कर का प्राइस अगर 2 रुपए है, ठीक है, तो क्या इसकी डिमांड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? नॉर्मल सी बात है, अगर इसकी कॉस्ट, इसकी जो प्राइस है वो 2 रुपए है तो ऑटोमेटिकली इसकी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी. अच्छा, जैसे ही इसकी डिमांड इंक्रीज होगी वैसे ही इसकी क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी. इसका मतलब डिमांड डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी. सो प्राइस इफ इंक्रीज देन डिमांड इज decrease, and the price is increase, demand is decrease, and the price is decrease, demand is increase. बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया. अगर ये मार्कर 2 रुपए का है तो इसकी डिमांड बहुत ज्यादा होगी, और अगर इसकी डिमांड ज्यादा होगी इसका मतलब क्वांटिटी में वो ज्यादा बनेगा तभी तो डिमांड उसकी पूरी हो पाएगी. ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट होगा. लेकिन अगर इसी मार्कर की कॉस्ट 2 से बढ़ा के 20 रुपए कर दी गई, या 2 से बढ़ा के 10 रुपए कर दी गई, या 2 से बढ़ा के 8 रुपए कर दी गई, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इसकी डिमांड पे? अब जहां इसकी डिमांड पहले 10 की थी, अब इसकी डिमांड 5 पे ही आ जाएगी. सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. इफ प्राइस इज इंक्रीज, डिमांड इज डिक्रीज. इफ प्राइस इज डिक्रीज, डिमांड इज इंक्रीज. यही आपके इस लॉ ऑफ डिमांड में बताया गया है कि द इनवर्सली रिलेशनशिप ऑफ प्राइस एंड डिमांड. एक हल्का सा ग्राफ के थ्रू इसको समझ लेते हैं. सो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका. ठीक है, आई थिंक कि आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी. ठीक है, बेसिकली दोनों में इनवर्सली रिलेशनशिप है. ठीक, यहां पे दोनों में आपका इनवर्सली रिलेशनशिप है. ठीक है, मतलब अगर आपकी प्राइस जो है, अगर मैंने बोला प्राइस जो है, ठीक है, ये आपकी दोनों में कैसा है? इनवर्सली रिलेशनशिप है. मतलब कि ये डायरेक्ट आप ऐसे कह सकते हैं. ठीक है, प्राइस इफ प्राइस इंक्रीज, अगर आपका प्राइस जो है वो इंक्रीज होता है, प्राइस आपका इंक्रीज हो रहा है, डिमांड क्या हो जाएगी? अपने आप ही डिक्रीज हो जाएगी. जब प्राइस आपका 2 रुपए था मार्कर की, ठीक है, व्हेन द प्राइस ऑफ योर मार्कर्स इज 2 रुपीज देन डिमांड इज डिक्रीज. ठीक है, सॉरी, व्हेन द प्राइस ऑफ योर मार्कर इज 2 रुपीज देन डिमांड इज इंक्रीज. जब 2 रुपए प्राइस था, डिमांड आपकी 10 की थी, मतलब 2 रुपए जो मार्कर की कॉस्ट थी, चाहे आप इसे कॉस्ट कह लीजिए चाहे आप प्राइस कह लीजिए, बोथ आर सिमिलर. प्राइस एंड कॉस्ट बोथ आर सिमिलर. ठीक है, चाहे आप प्राइस बोलिए चाहे कॉस्ट बोलिए, बोथ आर सिमिलर. ठीक है, तो जब इसकी प्राइस 2 रुपए थी तो डिमांड क्या हो गई? बढ़ गई. तो यही आपका इनवर्सली रिलेशनशिप होता है. इनवर्सली रिलेशनशिप में यही चीज होता है, अगर एक आपका बढ़ता है तो एक घटता है. ठीक है, so when the price of your marker is 2 rupees, the demand of your marker is 10. ठीक, and the same thing was happened when the price of your marker is 10 rupees.
जब आपकी प्राइस मार्कर की 10 रुपए हो गई, देन बिकॉज इट्स इनवर्सली रिलेशनशिप द डिमांड इज डिक्रीज। अब ये डिमांड कितनी हो गई? 2 हो गई। समझ में आ गया? यही आपका इनवर्सली रिलेशनशिप होता है। इसका मतलब जब प्राइस आपका बढ़ा तो डिमांड घट गई, जब आपका प्राइस कम हुआ, ठीक है, जब आपका प्राइस कितना हो गया, ये 2 रुपए हो गया, तो डिमांड इसकी बढ़ गई। दिस इज अ लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, यही आपका लॉ ऑफ डिमांड कहता है। सो बेसिकली द इनवर्सली रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, ये क्या है आपका? प्राइस और डिमांड के बीच इनवर्सली रिलेशनशिप है। प्राइस इज इनवर्सली relationship between your demand, that is the your basic concept. I hope कि I clear this concept, ठीक है। So price if increase, if your price is increase, demand is decrease. If your price is decrease, demand is increase. जैसा कि हमने यहाँ देखा, हमने इस एग्जाम्पल में यही चीज तो देखा। when the price of your marker is 2, then your demand of your marker is 10, ठीक, मतलब 2 रुपए जब इसकी लागत थी, इसका मूल्य था, तो इसकी जो डिमांड थी, इसकी जो मांग थी, वो 10 हो गई, ठीक। एंड व्हेन द प्राइस ऑफ योर मार्कर इज 10 रुपीज, देन द डिमांड ऑफ योर मार्कर इज 2, तब उसकी डिमांड कितनी हो गई? 2, मतलब अब मांग कितनी हो गई? 2। अब चाहे आप इसी को मांग कह लीजिए, चाहे कहीं कहीं आपको यही क्वांटिटी लिखा रहेगा। एक हिसाब से जितनी डिमांड हो रही है उतनी ही तो आपकी क्वांटिटी बनेगी, तो कहीं कहीं आपको डिमांड की जगह क्वांटिटी भी लिखा रहेगा कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, या व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, बोथ आर सिमिलर। बेसिकली द पर्पस इज दैट, अगर मैंने बोला 2 रुपए जब इसकी कॉस्ट थी तो इसकी डिमांड 10 थी, इसका मतलब अगर 10 इसकी डिमांड थी, मतलब 10 लोग इसकी मांग कर रहे थे, इसका मतलब क्वांटिटी आपकी कितनी बनेगी? 10 बनेगी। दैट्स व्हाई डिमांड एंड क्वांटिटी बोथ आर इक्वल, ठीक है। एंड व्हेन द कॉस्ट ऑफ योर मार्कर इज 10, जैसे इसकी लागत कितनी हो गई? 10 हो गई, इसका मूल्य 10 हो गया, तो जो आपकी मार्केट में इसकी मांग थी वो 2 हो गई। अब अगर 2 मांग हुई तो 2 ही आपकी क्वांटिटी हुई। 2 मतलब 2 लोगों ने इसकी मांग, इसका मतलब क्वांटिटी इसकी कितनी हुई? 2 हो गई। दैट्स व्हाई क्वांटिटी एंड डिमांड इज इक्वल, ओके। सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ओके। अब अगर आपको इसका मॉडल या फिर आपको इसका चार्ट बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। अगर आपको एज अ प्रेजेंटेशन के रूप में लॉ ऑफ डिमांड आपको दिखाना है तो आप कैसे दिखाएंगे? एक्चुअली में मेरा डस्टर वर्क नहीं कर रहा है इस ब्लैक बोर्ड पे, आई डोंट नो व्हाई, आई थिंक इट इज नॉट गुड फॉर दिस बोर्ड, ठीक है। सो देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी आपका चार्ट होगा सेंटर में आप लिख देंगे लॉ ऑफ डिमांड, ठीक, एंड द कॉर्नर साइड आप अपना नाम लिखेंगे, जिस क्लास में है वो लिखेंगे, एंड if you are studying in any university, just write here, and if you are studying in any college, just write here of your college name और university name, ठीक है। so basically आपको यहाँ पे अपना नेम लिखना है, अपनी क्लास लिखनी है, मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर या कौन, ठीक है, और जिस क्लास में उसके अकॉर्डिंग आपको सेमेस्टर डाल देना है, एंड द लास्ट आपको यहाँ पे कॉलेज का नेम या फिर यूनिवर्सिटी नेम लिखना है, जी। ये मैं दिखा रही हूँ कि अगर आप इसका प्रेजेंटेशन चार्ट पे बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, ठीक। अब देख लेते हैं डायग्राम के थ्रू। सबसे पहले आप यहाँ पे दिखाएंगे 2 ग्राफ, ठीक, जो कि आपको अपने चार्ट में बनाना है। समझ में आ रहा है? बिल्कुल ऐसा ही चार्ट आपको बनाना है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ थ्रू चार्ट, थ्रू मॉडल, तो आप ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे और समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, बिकॉज मेरा मानना है कि इफ यू आर स्टडीइंग इकोनॉमिक, सो विदाउट चार्ट योर इकोनॉमिक्स इज इनकम्प्लीट। तो चार्ट तो मैंडेटरी है। अगर आप अपना वो सेमेस्टर वाइज की कॉपी में लिख रहे हैं तो आई हार्डली रिकमेंडेड कि मेक मोर एंड मोर चार्ट, बिकॉज विदाउट चार्ट योर इकोनॉमिक्स इज इनकम्प्लीट, ठीक है। सो दिस इज योर फर्स्ट वन एंड दिस इज योर सेकेंड वन, ओके। सो आई होप कि आई क्लियर दिस टॉपिक। नाउ दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस। सभी को पता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या होती है, बहुत ही क्लियर से। And this is your origin point, so I am writing O, okay. Now same thing, this is your y-axis, this is your x-axis, okay, and this is the point of your origin, so I am writing here O, okay. I hope you clear। ऐसे ही आपको अपने चार्ट या मॉडल जो भी आप बना रहे हो उसमें आपको बनाना, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक तरफ प्राइस दिखाना है, ठीक, एक तरफ आपको प्राइस दिखाना है। अगर इफ यू आर इन हिंदी मीडियम सो भी आप ये चार्ट इंग्लिश में बना सकते हैं। It's not mandatory if you are belonging from Hindi medium, so you are writing here कि मूल्य and मांग. No, it's not mandatory. If you like it, then just you write it here मूल्य and मांग. But मैं refer करूंगी कि as a chart, if you are presenting of your school as a presentation,
सो आई हार्डली रिकमेंड इट, जस्ट राइट इन इंग्लिश, ठीक है, वो आपको बहुत फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो हियर आई एम राइटिंग दिस इज अ प्राइस एंड दिस लाइन शोज योर डिमांड। अगर आप चाहिए तो यहाँ पे क्वांटिटी लिख सकते हैं, बिकॉज कहीं के बुक में आपको डिमांड की जगह क्वांटिटी लिखा रहेगा। सो आप सोचेंगे कि मैम ने तो डिमांड बताया था, व्हाई आई एम राइटिंग क्वांटिटी, ठीक है। सो हम यहाँ पे दोनों ही लिख दे रहे हैं, आपको जो भी चीज समझ में आ रही है। दिस इज योर प्राइस एंड दिस इज योर डिमांड। नाउ द सेम थिंग इज राइटिंग हियर, दिस इज योर प्राइस, ठीक है, एंड दिस इज द OY एक्सेस, ठीक है, शोइंग योर प्राइस एंड OX एक्सेस इज शोइंग योर डिमांड और क्वांटिटी, ठीक। यहाँ पे मैं ये जो चीज बता रही हूँ वो इस पर्पज से बता रही हूँ कि अगर आपको इसका चार्ट एंड मॉडल बनाना है, सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, बिकॉज इकोनॉमिक्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इफ यू स्टडी इन very deeply, you find a lots of new things, because economics is related to basically your knowledge. ये it's not a theoretical portion कि आपने बस रस लिया, you mug up all rules and just write in your semester wise copies. It is not a good way. So आप इसको अपने लिए ऐसा समझिए कि प्रैक्टिकली आप कभी आपको जरूरत पड़े, आप मार्केट जा रहे हैं, आप उस चीजों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इकोनॉमिक्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर मार्केट, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखते हैं कि OY एक्सेस इज रिलेट टू योर प्राइस एंड O एक्सेस इज रिलेट टू योर डिमांड और क्वांटिटी, ठीक है। नाउ द सेम थिंग इज हैपेंड इन दिस केस, OY एक्सेस इज रिलेटेड टू योर प्राइस एंड OX एक्सेस इज शोइंग डिमांड और क्वांटिटी। मैं यहाँ पे हिंदी में भी लिख दे रही हूँ, ठीक है। जो बच्चे अगर हिंदी में चार्ट बनाना चाहते हैं तो वो प्राइस की जगह मूल्य लिख देंगे, बात वही आपकी होती है, एंड डिमांड की जगह यहाँ पे आप मांग लिख सकते हैं, या फिर कहीं कहीं क्वांटिटी को आपका लिखा रहेगा मात्रा, ठीक है, मांग या फिर मात्रा, जो भी आपको आपकी बुक में मिल जाए, ठीक है। यहाँ पे आपका मैं इंग्लिश में बगल में मैंने मांग लिख दिया, मात्रा के लिए मेरे पास स्पेस नहीं है, आप लिख दीजिएगा, ठीक है। बेसिकली डिमांड मैं बता रही हूँ कि कैसे आप चार्ट एंड मॉडल, कैसे इसका प्रेजेंटेशन बनाएंगे, ठीक। सो सबसे पहले अब यहाँ पे आपको दिखाना है, आप चाहिए तो यहाँ पे कुछ, अगर आप चाहिए तो यहाँ पे आप कुछ एक्सेस दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बोला 10, आप जैसे होता नहीं हम लोग में एक्सेस में मार्जिन लिखते हैं, यहाँ पे आपने 10 दिखा दिया, फिर 20 दिखा दिया, 30 का गैप, 10 का गैप लीजिए, 10, 20, 30, देन 40, देन 50, देन 60, ठीक है, 10 का गैप लीजिए। बट ये याद रखिएगा कि जब भी आप यहाँ पे गैप लेंगे, ठीक है, तो मार्जिन बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, ठीक। यहाँ पे वैसी चीज आप दिखा सकते हैं, यहाँ पे आपने 10 शो कर दिया, राइट हियर 10, राइट हियर 20, राइट हियर 30, right here 40, ठीक है, right here 50, and the last one right here 60, okay. So just take a gap, at least minimum quantity of your 10. So यहाँ पे हमने 10 का gap लिया, 10, 10, 10, 10, 10. Basically this is a graph is showing कि how your demand of law of demand is working, ठीक। This side I am writing price and this side I am writing demand or quantity, whatever you are saying, and OY axis is showing your price and OX axis is showing your demand or quantity, ठीक है। सो ये एक बेसिक सा ग्राफ हो गया जो कि आपके अपने चार्ट या मॉडल में ड्रॉ करना है, ठीक। एग्जामिनर का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि हु इज द प्रिंसिपल इज गिवन लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड का प्रिंसिपल किसने दिया है? तो द राइट आंसर इज अल्फ्रेड मार्शल। अच्छा, अल्फ्रेड मार्शल की बुक का नेम क्या है? टेल मी द नेम ऑफ बुक नेम ऑफ अल्फ्रेड मार्शल। सो द नेम ऑफ बुक इज प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। What is the principle of law of demand? I have already clear it. मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक। अब यहाँ पे आपको इसका जो ग्राफ है वो ऐसे दिखाना है। अगर जब इसका मूल्य, यहाँ पे भी वही चीज आप लिख लीजिए, 10 का गैप, 10, 20, 30, 40, then 50 and then last one is 60, ठीक है। यहाँ पे भी आप वही चीज कर लीजिए, 10, 20, 30, 40, 50 and last one is 60, ठीक है। 10 का ग्राफ आपको यहाँ पे भी रख के चलना। देखिए, जैसे जब इसकी कॉस्ट 10 रुपए थी, जब कॉस्ट 10 रुपए थी, आप इसका जो ग्राफ बनाएंगे वो ऐसे बनाएंगे, व्हेन द कॉस्ट ऑफ अ मार्कर या ऑफ एनी प्रोडक्ट, ऑफ एनी गुड्स और थिंग्स इज 10, द डिमांड ऑफ योर थिंग इज, जब 10 रुपए इसकी कॉस्ट थी, ठीक है, जब इसकी कॉस्ट 10 रुपए थी तो इसकी डिमांड कितनी थी? 60 थी। मतलब देख रहे हैं आप, डिमांड बहुत ज्यादा थी। आप डिमांड 60 पे यहां तक पूरा लेके जाइए, ये ठीक। जब 10 रुपए इसका प्राइस था
तो इसकी डिमांड आपकी कितनी थी? 60 थी। ठीक, जब इसकी कॉस्ट 20 रुपए थी तो डिमांड कितनी हो गई? 50 हो गई। ठीक, अभी मैं जस्ट आपको समझाने के लिए दिखा रही हूं। ठीक, जब इसकी कॉस्ट मतलब प्राइस 30 थी तो डिमांड कितनी हो गई? 40 हो गई। ठीक है, एंड जब इसकी कॉस्ट 40 थी तो डिमांड इसकी कितनी हो गई? 30 हो गई। ठीक है, जैसे ही इसकी कॉस्ट या प्राइस 50 थी देन इसकी डिमांड कितनी हो गई? 20 हो गई। ठीक है, एंड जैसे ही इसकी कॉस्ट 10 हो गई, सॉरी 60 हो गई, देन डिमांड इसकी कितनी हो गई? 10 हो गई। ठीक है, इसका मतलब ये जो ग्राफ है वो आपका कैसे जा रहा है? डाउनवर्ड स्लोपिंग जा रहा है। ठीक है, अभी चूंकि यहाँ पे मेरे पास ब्लैक बोर्ड है तो इसमें इतना क्लियर आ नहीं पा रहा, बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर मॉडल एंड चार्ट सो हाईली जस्ट लर्न इट कि ये जो आपके बिल्कुल लाइन है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट जाए, बिकॉज इकोनॉमिक्स में आपका जो लाइन है और जो आपका ग्राफ होता है उसका रेशियो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जब हमारी प्राइस 60 थी, ठीक है, तो डिमांड कितनी थी? 10, मतलब डिमांड बहुत ज्यादा कम थी। मतलब हम कह सकते हैं वी आर सेइंग दैट कि प्राइस इज इनवर्सली रिलेशनशिप बिटवीन योर डिमांड। दैट मीन्स इफ द कॉस्ट ऑफ दिस मार्कर इज 60, दैट मीन्स डिमांड इज डिक्रीज। ठीक है, इनवर्सली रिलेशनशिप इज शोइंग अपोजिट। ठीक है, सो प्राइस ऑफ this marker is 60, then the demand of this marker is 10, बहुत कम हो गई। if the price of this marker is 50, then the demand of this marker is कितनी हो जाएगी जी? डिमांड ऑफ दिस मार्कर इज 20. If the price of this marker is 40, the demand of this marker is 30. If the price of this marker is 30, then demand of this marker is 40. If the price of this marker is 20, then demand of this marker is 50. If the price of this marker is 10, the demand of this marker is 60. कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही हमारे प्राइस इंक्रीज होते हैं डिमांड हमारी क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है, और जैसे ही हमारी प्राइस डिक्रीज होते हैं हमारे डिमांड इंक्रीज हो जाते हैं। तो दिस इज योर फर्स्ट केस। ओके, ये आपका फर्स्ट केस हो गया। सो हम ये कह सकते हैं कि द ग्राफ और दिस डिमांड एंड प्राइसेस डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये कैसा है आपका ग्राफ? डाउनवर्ड स्लोपिंग। ओके, डाउनवर्ड स्लोपिंग है ये आपका डिमांड। दिस डिमांड इज योर शोइंग डाउनवर्ड स्लोपिंग। नाउ दिस इज योर केस फर्स्ट। ठीक, अब वी विल डिस्कस नाउ केस सेकंड। अब यहां पे भी देख लेते हैं केस। अब देखिए यहाँ पे एक जो ग्राफ था वो आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग था। अगर मैं यहाँ पे एक दूसरा ग्राफ जो है वो प्राइस का शो करती हूँ, ठीक है, और यहाँ आपकी मैंने यहाँ पे प्राइस लिखा और यहाँ पे मैंने डिमांड लिखा, ठीक है, ताकि मैं आपको दिखा दूं कि ये जो आपका ग्राफ है ये डाउनवर्ड और अपवर्ड बोथ सिचुएशन आपका होता है। जब इसकी प्राइस जो थी, ठीक है, जब इसका प्राइस 10 रुपए था, इसकी डिमांड सबसे ज्यादा थी। कितनी थी इसकी डिमांड? 60। जैसे इसका प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज हुआ 20, इसकी डिमांड थोड़ी सी डिक्रीज हो गई और वो 50 पे पहुंच गई। जैसे इसका प्राइस थोड़ा सा और इंक्रीज हुआ, इसकी डिमांड थोड़ी सी और डिक्रीज हो गई एंड वो 40 पे पहुंच गई। जैसे ही इसकी डिमांड थोड़ा सा और इंक्रीज हुई 40, इसकी डिमांड 30 आ गई। जैसे इसका डिमांड 50 हो गई, इसकी जो जैसे इसके प्राइस जो है वो 50 हो गया, इसकी जो डिमांड थी वो ऑटोमेटिकली कितनी हो गई? 20 हो गई। और जैसे इसका प्राइस अपने पीक पे पहुंच गया, मतलब 60 पे पहुंच गया, इसकी डिमांड बहुत कम हो गई, मतलब 10 हो गई। सो अब यहाँ पे आप अगर ऐसे करके बनाइए तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो आपका ग्राफ है वो कैसा शो कर रहा है? अपवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि जो डिमांड है वो 60 है सबसे ज्यादा। सो दिस ग्राफ इज शोइंग योर अपवर्ड स्लोपिंग। सो हम ये कह सकते हैं अपवर्ड स्लोपिंग, ठीक, अपवर्ड स्लोपिंग, ठीक, यहाँ पे आपका ये आ गया अपवर्ड स्लोपिंग, ठीक। सो यहाँ पे आपने देखा डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड अपवर्ड स्लोपिंग। ये जो लॉ ऑफ डिमांड है ये आपका दोनों ही तरीके से हो सकता है। अच्छा, ऐसे ही आपको अपने चार्ट मॉडल या जो भी आप जिस भी रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं ऐसे ही आपको बनाना है। मैंने ये क्यों कहा कि ये डायग्राम जो है वो डाउनवर्ड और अपवर्ड दोनों हो सकता है। ऐसे आपने चार्ट बना लिया, इसके नीचे आपके चार्ट में थोड़ी सी स्पेस रहेगी। अब चूंकि मेरे पास ब्लैक बोर्ड है इसलिए मैंने इस पूरे ब्लैक बोर्ड को कवर करके आपको समझाया। अगर आप चार्ट या मॉडल बना रहे हैं तो आई थिंक आपके पास एक सफिशिएंट सी स्पेस रहती है, तो आप इस जो ग्राफ है इसको थोड़ा सा छोटा बनाइएगा, बट इतना भी छोटा मत बनाइएगा कि एग्जामिनर को दिखे ही नहीं। तो पहला क्वेश्चन उसका यही हो जाएगा कि इतना छोटा आप चार्ट बना के ला रहे हैं, पीछे के बच्चों को कैसे दिखेगा, ठीक है। तो आपको मीडियम करना है, बहुत ज्यादा बड़ा चार्ट नहीं बनाना है, सॉरी बहुत ज्यादा बड़ा ग्राफ नहीं बनाना है। इतना ग्राफ बनाइएगा कि इसके नीचे जो मैं लिखूं वो भी आप उस चार्ट के नीचे लिख सके, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस अपने ग्राफ को बना लीजिएगा एंड मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ करके उसके नीचे जो लिख रही हूँ वो भी आप अपने
चार्ट या मॉडल में लिखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये तो आपने लिख दिया। अब इसके नीचे आप ऐसे लिखिएगा कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि, उतना आप अपने उसमें लिख दीजिएगा। हम क्या जानते हैं? अरे हम तो जान रहे हैं, लेकिन जिसको हमें चार्ट शो करना है उसके लिए तो हमें लिखना पड़ेगा। तो आप लिखिएगा कि वी नो दैट, क्या हम जानते हैं कि प्राइस, ठीक है। थोड़ा सा मेरा मार्कर का इशू है, कल मैं इसे सॉर्ट आउट कर लूंगी, तब तक आप लोग ऐसे ही एडजस्ट करिए। वी नो दैट, यहाँ पे कॉमन लगाइएगा, ठीक है, और लिखिएगा, क्या लिखेंगे? प्राइस। ये जो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, आप चार्ट या मॉडल जो भी बनाइएगा उसके नीचे लिखिएगा, पूरा लिखिएगा प्राइस। यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रही हूँ प्राइस। प्राइस, ठीक है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक, किसके होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल? डिमांड के, ठीक है। सो प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शन ऑफ योर डिमांड। यहाँ पे डिमांड की जगह एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। डिमांड एंड क्वांटिटी बोथ आर इक्वल, ठीक है, दोनों ही एक ही होता है। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में क्यू लिख दे रही हूँ, ठीक है। सो वी नो दैट कि प्राइस इज इनवर्सली रिलेशनशिप डिमांड। दैट मीन्स कि प्राइस इज इंक्रीज। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि व्हाट इज इनवर्सली रिलेशनशिप, ठीक है। आपको अपने चार्ट में बस इतना ही लिखना है। यहाँ पे फिर आप ऐसे EX मतलब एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, ठीक। एग्जाम्पल जैसे ही आप लिख दीजिएगा कि अगर एग्जाम्पल फर्स्ट ऐसे करके डाल दीजिएगा, एंड ये सारा चार्ट के नीचे आपको बनाना है कि एग्जाम्पल में लिख दीजिएगा ऐसे 3, या फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख दीजिए कि 4 इफ एंड इनवर्सली रिलेशनशिप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा, या आप ये कह सकते हैं 16 हो जाएगा, ठीक है। एंड द सेकेंड एग्जाम्पल इज, आप इतना लिख देंगे उसको खुद ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपने इनवर्सली रिलेशनशिप का सिंबल मार दिया, इसका मतलब इतना समझदार है। बस इतना ही आपको अपने चार्ट में करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। अब एग्जामिनर का क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज 4 इज शोइंग, तो आपको पता है, आप ये कह सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि व्हेन द प्राइस ऑफ एनी गुड्स इज 4, द डिमांड इज इंक्रीज एंड दैट इज 16, एंड व्हेन द प्राइस ऑफ एनी गुड्स इज 16, देन द डिमांड इज डिक्रीज एंड दैट इज 4, because the inversely relationship between price and demand. So जब प्राइस इसकी 4 थी, डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज होकर 16 हो गई, एंड जब प्राइस इसके 16 थे, डिमांड इसकी ऑटोमेटिकली डिक्रीज होके 4 हो गई। सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्राइस एंड डिमांड, ठीक है। एंड आई होप कि आई क्लियर ऑल योर डाउट्स, ठीक है। थैंक यू टू ऑल।